Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing great. I welcome you all to your favorite physics channel, College Physics. Here you will find work solutions of all A and O level past papers solved by teachers and A-star students. So subscribe to our channel and share it with other Cambridge learners. Thank you. Okay, so the paper that we're doing today, it's from May-June 2020. The paper is 23, variant 23 of P2. It's for 45 minutes and there are 40 questions and you have to answer all of them. So let's start. Diagram 1 shows a solid rectangular sided block. इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक का हर फेस एक रेक्टेंगुलर, ठीक है. Diagram 2 shows the same block from the front and from the side. So इसका मतलब क्या है, जो हमें यहाँ पर डायग्राम 2 में दिए गए हैं, ठीक है. तो the front side is this and the side is this. I will tell you why I highlighted this. It's important. ऐसे मुझे कलरिंग का शौक नहीं है, ठीक है. फिर हमसे पूछा गया है how meter rulers have been shown close to the edges of the blocks. What is the volume of the block? तो अब हमें ब्लॉक की वॉल्यूम निकालनी है. सबको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है. तो हमारी लेंथ क्या है, लेंथ जो हमारी यहाँ पर है लेंथ, ठीक है, ये हमें किस तरीके से दिखाई हुई है, ये हमें इसके थ्रू दिखाई हुई है. इसकी लेंथ, ये हमारी एक्चुअल ब्लॉक की लेंथ है. तो अब हमारी लेंथ क्या है, या तो हमारे पास दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के. ये देखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ 4. या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम करें 11 माइनस 4, ठीक है, क्योंकि ये 11 नहीं है, यहाँ 11 और 4 है, तो दोनों का डिफरेंस मेजर करें. ये तो हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7, ठीक है. मैं ब्लैक से लिख देती हूँ 7. लेंथ इज 7 इंटू ब्रेथ. ब्रेथ का है हमारी, ये है हमारी ब्रेथ, ठीक है. तो अब हमें पता है कि यहाँ पर हमारी इस वाली रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमारी एक्चुअल ब्लॉक की ब्रेथ है, राइट. तो यहाँ पर हम वापस ऐसे कर सकते हैं 21 माइनस 15, या तो फिर हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6. सो ब्रेथ इज 6. फिर हमारी हाइट ये है हमारे ब्लॉक की, जो हमारे फर्स्ट रेक्टेंगल की ब्रेथ है, ये हमारी एक्चुअल ब्लॉक की हाइट है. तो अब यहाँ पर किसी ने अगर 5 कर लिया तो ये गलत है, बिकॉज इट्स नॉट 5, इट्स एक्चुअली 1 2 3 4, बिकॉज ये रूलर 0 से शुरू नहीं हो रहा है, यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है. सो हाइट इज़ 4. अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करें तो आपकी ब्लॉक की वॉल्यूम होगी 168 सेंटीमीटर क्यूब्ड. सो नंबर 1 का आंसर है बी. Okay, let's move on to the next question. Number 2, we have done this in our variant 21. So if anybody wants to know the answer for this, please check it out. I'll just let you know the answer is A. And for 3, we have also done this. Iska answer bhi 3 hai. If anybody wants to find out the definition, the working of this question, check out paper 21. Number 4, the working of this one is also done in paper 21, so check that out. Agar aapko iska answer janna hai, well, I'm just letting you know its answer is C. Okay, let's go number 5. Which row gives the correct weight for the mass shown? अब हमारे पास मास है, वेट है और जी है. दिमाग में फ़ौरन ये फॉर्मूला आना चाहिए वेट का, W इज इक्वल्स टू mg, ठीक है. अब हमें क्योंकि जी दिया हुआ है, राइट, हमें जी दिया हुआ है, हमें वेट और मास की प्रोपोर्शन निकालनी है, राइट. अब हमें बोला गया है फॉर एग्जांपल जी हमारे पास है 10. हमें बोला गया लेट्स स्टार्ट विद ए, राइट. फॉर एग्जांपल हमारे पास मास है 2 kgs, तो टोटल वेट कितना निकल रहा है 20, बिकॉज 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 20. तो ए एक्चुअली करेक्ट है. आई डोंट नीड टू डू द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस बिकॉज इट्स वेरी वेरी सिंपल. ओके, अगर आपको इतना नहीं आता कोई बात नहीं, खैर, ठीक है. Number 6, a rectangular gymnasium is 50 meters long, 25 meters wide and 8 meters high. The density of air is 1.2 kgs per meter cube.
What is the best estimate of the mass of the air in the gymnasium? ठीक है, हमें डेंसिटी दी गई है और हमें वॉल्यूम निकालने की चीज़ें दी गई हैं. And everybody knows that density is equals to mass upon volume. हमसे मास पूछा गया. मास कैसे निकल रहा है? इसको हमने अगर यहाँ ले आया तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. अब डेंसिटी क्या है हमारे पास? 1.2 kgs, राइट, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम किस तरीके से निकालेंगे? 50 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 8. तो हमारा आंसर क्या निकल रहा है मास का? 12,000 kgs, which is number यहाँ पर D. ठीक है, नंबर 6 का. Number 7. Which moving object has a resultant force acting on it? अब सबको ये बात पता होनी चाहिए according to Newton's second law, ठीक है, कि resultant force, I think second law ही है. हाँ, second law है ना. देखिए मैं भूल गई हूँ, कोई बात, बट नहीं बल्कि नहीं भूली. हाँ, resultant force causes acceleration. तो जब भी आप ऐसा कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं जिसमें resultant force है, उस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन लग रही होगी. ठीक है, सो लेट्स सी ए. A diver rising vertically through water at constant speed. अब ये जो डाइवर है ये राइज वर्टिकली कर रहा है और इसकी स्पीड भी कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन आपको पता है ना, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. या तो फिर हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही हो या तो फिर हमारी स्पीड चेंज हो रही हो, जिसको हम बेसिकली बोलेंगे डायरेक्शन और स्पीड हमारा आ जाता है वेलोसिटी. Therefore, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाती है, स्पीड, या तो स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, उसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होती है. एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. अब यहाँ पर डाइवर जो ना, उसकी ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना तो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है. तो इस वजह से यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स नहीं है. बी. एन एयरक्राफ्ट सर्कलिंग एन एयरपोर्ट एट कॉन्स्टेंट स्पीड. ये बात तो सबको पता है कि कोई चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में जा रही होती है उस पर रिजल्टेंट फोर्स लग रही होती है टूवर्ड्स द सेंटर, व्हिच इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. लेकिन ये भी अगर बात किसी को नहीं पता थी तो इसके थ्रू जो मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन सिर्फ तभी प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में डिफरेंस आता है. अब वेलोसिटी में यहाँ पर डिफरेंस किस तरीके से आ रहा है? स्पीड तो कॉन्स्टेंट है लेकिन हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है. क्यों? बिकॉज हम सर्कल में जा रहे हैं, तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है. डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स एग्जिस्ट्स. सो द आंसर फॉर नंबर 7 इज बी. नंबर 8. व्हिच क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर? नाउ वेक्टर आपको पता है ऐसी क्वांटिटी है कि अगर आपकी डायरेक्शन चेंज हुई तो वो चेंज हो जाती है. एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इट्स अ वेक्टर. मैंने अभी बताया था कि अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तो इट्स डेफिनेटली नॉट एक्सेलरेशन. टेम्परेचर समझे आपने, लेफ्ट साइड के टुवर्ड्स भागा या राइट साइड के टुवर्ड्स भागा, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एयर अराउंड यू और योर टेम्परेचर एनीथिंग. ठीक है, सो टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन. वेक्टर हमेशा डायरेक्शन से कनेक्टेड होता है. क्या हो रहा है मेरी राइटिंग को? तो विच इज़ नॉट अ वेक्टर टेम्परेचर, क्योंकि इसका डायरेक्शन से कोई रिलेशन ही नहीं है. नंबर 9. A ball falls vertically to the floor and rebounds vertically upwards. Just before it hits the floor, its speed is 4 meters per second. As it rebounds, its speed is 3 meters per second. The mass of the ball is 0.5 kgs. What is the change in momentum? अब ये बात सबको पता होनी चाहिए कि जब रीबाउंड की बात होती है ना, यूजुअली एक बात होती है कि अगर आप इमेजिन आप राइट साइड के टुवर्ड्स जा रहे हो, फिर वहाँ से आप लेफ़्ट साइड के टुवर्ड्स मूव करते हो, तो आपकी मोमेंटम में डिफरेंस निकाला जाता है. मतलब कि आप इस तरीके से डिफरेंस ऑफ मोमेंटम निकालते हो, mv माइनस mu. लेकिन जब रीबाउंड की बात होती है ना, इट्स अ स्पेशल केस ऑफ मोमेंटम जहाँ पर आपका मोमेंटम ऐड होता है. सो इट्स mv प्लस mu. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रीबाउंड किस तरीके से निकालेंगे? हमारा चेंज इन मोमेंटम में हम निकालेंगे 0.5 into 4 plus 0.5 into 3. तो आंसर आ रहा है 3.5. ठीक है, और क्योंकि बॉल अपवर्ड्स की टुवर्ड्स मूव करे तो मोमेंटम का चेंज एक्चुअली अपवर्ड्स होगा.
तो यहाँ पर आंसर नंबर 9 का होगा डी. ओके, नंबर 10. A mass bounces up and down on a steel spring. The diagram shows the mass and the spring at different positions during the motion. हमारे पास स्प्रिंग है, उस पर मास अटैच है एंड इसकी मूवमेंट दिखाई हुई है. ये हाईएस्ट पोजीशन है जब एक्चुअली इसको छोड़ा गया. फिर द मास इज मूविंग डाउनवर्ड्स, देन द मास इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट एंड द मास मूव्स अप अगेन. At which point does the mass have the least gravitational potential energy, and at which point is the most elastic energy stored in the spring? अब सबको पता है कि gravitational potential energy is directly proportional to what? Height. अब क्योंकि यहाँ पर हमारी हाइट सबसे कम यहाँ पर है, ठीक है, तो सबसे लोएस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी यहीं पे होगी. तो लोएस्ट पॉइंट पे लीस्ट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली करेक्ट. तो ए और बी नहीं हो सकता. नेक्स्ट, मोस्ट इलास्टिक एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग. अब इलास्टिक एनर्जी सबसे ज़्यादा, अगर किसी को इलास्टिक एनर्जी का मतलब ही नहीं पता ना, बस आपको ये पता है कि इसकी वजह से स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे वापस रिवर्ट करेगी. समझ आ रहा है आपको? तो आप सोचोगे एट द लोवेस्ट पॉइंट क्यों यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलास्टिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ से सबसे फास्टली वो रिकॉइल करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में. तो इलास्टिक एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पे. अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आया, देन लेट मी जस्ट गिव अनदर एक्सप्लेनेशन दैट द स्प्रिंग एक्चुअली इस वक्त फुली स्ट्रेच्ड है एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बाय द स्ट्रिंग. एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस डिस्टेंस के फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. अब यहाँ पर उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन समझे यहाँ पर थी, उससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, which is actually directly proportional to elastic potential energy. इससे तो सबको समझ आ ही जाना चाहिए, ठीक है. तो आंसर नंबर 10 का होगा डी. Okay, now if anybody wants to take a break, you can pause, go ahead, take a break, and we'll catch you back. Okay, we're gonna start off with number 11. So, the velocity of an object increases as it falls towards the ground. ठीक है. Which quantity is directly proportional to v squared? A, the speed of the object. Does that make sense? Because v तो velocity है ना, तो velocity speed से क्या relation होगा? velocity ही speed होती है लेकिन direction के साथ. So it doesn't make sense. The gravitational potential energy of the object. अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास क्या फार्मूला था? mgh. कहीं भी फार्मूला में वेलोसिटी नज़र आ रही है? नो. सो इट्स नॉट रिलेटेड टू द वेलोसिटी. काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर. परफेक्ट. तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर. अब हमें पता है हमारा मास कांस्टेंट है और हमारा हाफ भी कांस्टेंट है. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है वी स्क्वायर से. अगर यहाँ वी स्क्वायर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. अगर वी स्क्वायर डिक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, बिकॉज बाकी वैल्यूज़ क्या हैं? कांस्टेंट. समझ आया? तो आंसर नंबर 11 का होगा सी. लेट्स मूव ऑन टू नंबर 12. We have done number 12 in variant 21, so if anybody wants to know the explanation for this, please find it there. But फिर भी I'll just let you know कि इसका आंसर है A. Next, number 13. A pipe full of water connects a water supply on a hill to a tap lower down the hill. The length of the pipe is 500 meters. ठीक है, पाइप की लेंथ 500 meters है. The height of the supply above the tap is 100 meters. The density of the water is 1000 kgs per meter cube, and the effect of the atmospheric pressure is negligible. What is the water pressure at the tap? अब ये वही वाला फॉर्मूला है जिससे हमें वाटर प्रेशर के बारे में पूछा गया. वाटर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P is equals to density into G into H.
अब पहले हम जिन चीज़ों को थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। ठीक है, ये हमारी हिल है, ठीक है, द वाटर एग्जिस्ट्स ओवर हियर एंड योर टैप इज एक्चुअली, नल कैसे बनाते हैं, have I forgotten what a tap looks like? Okay, you know what, we'll just, yeah, it looks like this anyways, and ये आपका टैप यहाँ पर है। अब हमें बताया हुआ क्या है, हमें हमारी वाटर की डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, हमारे पास डेंसिटी है, हमारे पास जी है, हमें प्रेशर ढूंढना है, और हाइट क्या यहाँ पर यूज़ होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर 500 मीटर्स भी दिया हुआ है, 100 मीटर्स भी दिया हुआ है। अब हमें इसकी हाइट ढूंढनी है, समझ आ रहा है आपको, इसकी हाइट ढूंढनी है, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली हमें वाटर से की हाइट नज़र आ रही है कि वाटर की सप्लाई, ये जो हमारे पोजीशन जहाँ पर हम यहाँ पर प्रेशर मेजर कर रहे हैं ना, तो ये हमें पानी के नीचे की डेप्थ दिखा रहा है, तो वी नीड दिस, समझ आ रही है, हमें पाइप की लेंथ की ज़रूरत ही नहीं है, दिस वॉज जस्ट गिवन टू अस ऐसे ही एज एन एक्सेस इन्फॉर्मेशन, वी डोंट नीड दिस। आप हो सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए दिया, पता नहीं क्या सोच रहा था क्वेश्चन है, बट इस वी जस्ट डोंट नीड इट, राइट। एंड इसकी हमें वैल्यू दी हुई है 100 मीटर्स। तो प्रेशर कैसे निकालेंगे, हमारे पास डेंसिटी है 1000, ठीक है, 1000 kgs per meter cubed, right, multiplied by 10 multiplied by 100, आंसर आ रहा है हमारे पास 1 million pascals, so the answer for 13 is C. Number 14. When a molecule rebounds from a wall, a force is exerted on the wall. What causes this force? ठीक है, A. The kinetic energy gained by the molecule. Now, most of us would know this कि अगर कोई चीज़ rebound करती है usually, तो उसकी velocity usually, not all the time, decrease हो जाती है। तो velocity decrease होने से तो first of all kinetic energy decrease होगी। So this doesn't make sense. And even अगर kinetic energy gain हो रही होती तो उससे क्या force पड़ती, kinetic energy से force तो नहीं पड़ती, ठीक है, तो ये दोनों options गलत हो जाएंगे। The change of momentum of a molecule, that is correct, क्यों, because we all know this कि rate of change of momentum is actually force, ये एक definition है, force is rate of change of momentum, right, rate of change of momentum, ठीक है। तो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, ये पहले हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम है, फिर ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का मतलब है टाइम कितना लग रहा है, तो ये हमारी है फोर्स, ठीक है, तो फोर्स लगती है जब मोमेंटम चेंज हो रहा होता है। नंबर 15, द रिलेशनशिप बिटवीन the pressure and volume of a gas is given by PV equals constant. ये तो सबको पता है कि pressure और volume का एक inversely proportional relation है, pressure volume, मतलब कि जितना pressure ज़्यादा होगा उतनी volume कम होगी, और जितना volume ज़्यादा होगा उतना pressure कम होगा एक specific gas का, जिसका mass change नहीं हो रहा हो, temperature change नहीं हो रहा हो, ये सब चीज़ें, ठीक है। I hope everybody knows the formula PV is equals to nRT. तो next, under which conditions for the mass of a gas and for its temperature does the equation hold? अब मास और टेम्परेचर का क्या कनेक्शन है, मास और टेम्परेचर का तो कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, समझे, हमारे पास इसका मैं आपको सबसे क्या समझे, एक ह्यूमन है, राइट, कि दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड एनालॉजी बट जस्ट अंडरस्टैंड, एक बच्चा है, उसका मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ओवर द ईयर्स, लेकिन हमारे ओके दिस वाज अ वेरी स्टूपिड एग्जांपल, जस्ट cut it off, just nobody, just आप अंडरस्टैंड करें ना, मास और टेम्परेचर का क्या डिफरेंस है, ठीक है, कि समझा आपके पास पानी है, पानी की बकेट है, ठीक है, उसमें आप पानी ऐड करते जा रहे हैं, तो बकेट का मास इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मास और टेम्परेचर का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो अगर हम ए देखते हैं, मास चेंजिंग टेम्परेचर चेंजिंग, इट्स इनकरेक्ट, क्योंकि मास अगर चेंज करा तो उसका टेम्परेचर क्यों चेंज होगा, मास चेंजिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, अगेन इसका कोई मतलब नहीं समझ आता, क्योंकि दोनों का रिलेशन ही नहीं है। मास कांस्टेंट टेम्परेचर चेंजिंग ये पॉसिबल है, लेकिन तब है जब उस पर हीट दी जा रही होगी, सिर्फ इसका ऐसी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है।
and mass constant, temperature constant, that we can say somewhat ये सही है क्योंकि दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो एक कांस्टेंट होगा तो दूसरा ही कांस्टेंट होगा, राइट. तो 15 का आंसर हम चूज करेंगे डी. Number 16. Which row gives the correct labels for the thermometer? X, हमारे पास ये तो water है, या alcohol, and Y के पास हमारे पास दो options हैं. This end immersed in substance to be measured. Now everybody, अगर कोई भी इंसान है ज़िंदगी में, आपको एक भी दफ़ा बुखार हुआ होगा और आपने इस तरीके का थर्मोमीटर यूज़ किया होगा, आपको पता होगा कि ये एंड कभी भी या तो आपके मुंह में या आर्मपिट में जहाँ भी रखा जाता है वहाँ पर नहीं होता, ठीक है. ये एंड उस वहाँ पर नहीं रखा जाता. ये अगर आप पानी में डाल रहे हो किसी भी चीज़ में, इट डजंट गो देयर. क्यों? आपको लिक्विड वाले एरिया को टच करना होता है ताकि उससे थर्मल एनर्जी इस लिक्विड पर जाए और उसकी लेंथ लिनियरली इंक्रीज करे, ठीक है. तो वाई का आंसर तो ये हो सकता है, नैरो ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर. तो आंसर सी या डी हो ही नहीं सकता. अब वाटर अल्कोहल में से कौन सा होगा? It's obviously alcohol. We have all studied this. But फिर भी everybody knows कि water is not really a substance जो linearly उसकी length increase करे उसके साथ temperature के साथ. Also अगर water होता, water freezes at 0 degrees. तो ये जो thermometer है बहुत ही बहुत ही कम चीज़ों के लिए यूज़ होता है, क्योंकि अगर 100 टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो फिर तो ये obviously water boil करता है and 0 पे तो water freeze हो जाता है. तो water is not really a good liquid to be used in a thermometer. So the answer will be B. Number 17. We have done this in variant 21. So if anybody wants to know the working for this, please find it in variant 21. Number 18. Why are metal better conductors of thermal energy than non-metals? They contain free electrons. True. Metals में क्या होता है, उनके ions होते हैं and they have a sea or cloud of free electrons. और वो electrons क्या करते हैं, जल्द से जल्द energy transfer करते हैं from one place to another. So they are able to gain thermal energy more quickly. So they are better conductors. तो answer ये होगा. This doesn't make sense कि the molecules of metals are further apart, or they vibrate at a higher frequency, or that they have smoother surfaces than non-metals. That doesn't make sense. Number 19. ठीक है. The diagram shows a vacuum flask used to keep a liquid warm. ठीक है. अब आप इसका डायग्राम देख लें. ठीक है. हमारे पास एक तो एयर टाइट लिड है, कहीं से भी एयर नहीं आ रही अंदर, और आउटर कवर है. अंदर का हमारे पास एरिया है, हमारे पास सिल्वर्ड वॉल्स हैं, and there is a vacuum in between the outer and the inner containments of the flask, right? अब हमसे पूछा गया which methods of heat loss are reduced by the vacuum between the silvered walls. अब conduction का मतलब क्या होता है? Conduction होती है the transfer of heat through solids, मतलब material एक solid से एक solid पे गई heat transfer हुई, तो that's conduction. Convection, transfer of heat through liquids and gases, right? And radiation में हमें हीट ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ना सॉलिड के थ्रू ट्रांसफर होता है, ना लिक्विड, ना गैस. ये होता है थ्रू वैक्यूम, हीट ट्रांसफ़र थ्रू वैक्यूम. अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैक्यूम है, राइट, तो रेडिएशन तो होगी ही होगी, क्योंकि रेडिएशन वैक्यूम में भी हो जाती है. हीट का ट्रांसफ़र, although it's a vacuum, there's no medium to transfer heat, but it still transfers. तो रेडिएशन तो होगी ही होगी. लेकिन क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम है, तो यहाँ पर ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, ये हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा, राइट? तो आंसर होगा कन्वेक्शन एंड कंडक्शन ओनली, बी. ओके, नंबर 20. An earthquake monitoring station records the arrival of 16 complete waves of an earthquake in 20 seconds. The speed of the earthquake wave is 6 kilometers per second. What is the wavelength of the earthquake wave? ठीक है,
तो हमें स्पीड दी गई है अर्थक्वेक वेव की, v दिया हुआ है, हमसे लैम्डा पूछा गया है जिसका वेवलेंथ ऑफ द अर्थक्वेक वेव, ठीक है, हमसे पूछा गया। अब फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ का है, एफ दिया हुआ है हमें, जी हमें एफ दिया हुआ है बिकॉज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, राइट, सॉरी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, राइट, वही इन 1 सेकेंड। तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, total number of waves upon total time। तो यहाँ पर हमें टोटल वेव्स कितनी दी हुई हैं, हमें दी हुई है 16 और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड्स। तो हम पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है, 16/20, फ्रीक्वेंसी हमारी 0.8 हर्ट्स, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा किस तरीके से निकालेंगे, v/f, बिकॉज हमारी जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हम f को डिवाइड कर देंगे क्या कहते हैं हमारी स्पीड से। तो हमारी स्पीड है 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 0.8, इफ वी कैलकुलेट दैट वी गेट 7.5। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 7.5 इंटू 10⁻³ है, क्यों है इस तरीके का। अब एग्जाम्पल कर देखें, हमारे पास अगर होता है 7.5 और एक होता है 7.5 इंटू 10⁻³, कितने बच्चे हैं जो 7.5 कर देते, हालांकि एक्चुअल आंसर 7.5 इंटू 10⁻³। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पीड दी हुई है 6 किलोमीटर्स पर सेकेंड। हम सबको पता है कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर्स, तो हमें एक्चुअली स्पीड को चेंज करना पड़ेगा इनटू व्हाट, 6000 मीटर्स पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी विच इज़ 0.8। तो आंसर आ रहा है 7.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स। अब ये हमें किस तरीके से पता चला, क्योंकि हर आंसर में हमें मीटर्स दिया हुआ है, नॉट किलोमीटर्स। तो स्पीड में हम क्यों किलोमीटर्स यूज़ करें, समझ आ रही है। These are the little things that we look out for. Now, if anybody wants to take a break, you can pause, take a break, and then come back. Okay, we're back. Now we have question 21. Question 21 हमने variant 21 में कर लिया था. So if anybody wants to find out the answer for that, please go to that variant. However, the answer to this is B. Okay, question 22 was also done in variant 21. और इसका आंसर है सी। अगर किसी को वर्किंग जाननी है तो आप वहाँ से देख लें, आई हैव अ वेरी लॉन्ग वर्किंग ऑन दैट वन। क्वेश्चन 23, which statement about converging lenses is correct? A real image of an object projected into a screen by a converging lens is always inverted. अब ये सबको पता है कि converging lens के थ्रू हमें रियल इमेज भी मिल सकती है एंड वर्चुअल इमेज भी मिल सकती है, लेकिन जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। सो दिस इज correct. 23, the answer for 23 would be A. Okay, next 24. An intruder alarm sensor detects that a person is warmer than his surroundings. What type of electromagnetic wave does the sensor detect? ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जब हीट की बात हो रही होती है या थर्मल की बात हो रही होती है तो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यहाँ पर होती हैं इंफ्रारेड। जब भी कोई चीज़ हीट रिलीज़ कर रही होती है ना तो उसके बारे में बात होती है इंफ्रारेड रेडिएशंस की, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, राइट। जो आपकी हीट गन्स होती हैं वगैरह वो सब इंफ्रारेड रेडिएशन मेजर कर रही होती हैं। तो 24 का आंसर होगा ए। दिस इज़ अ वेल नोन फैक्ट। नाउ नंबर 25. Two people are standing outdoors on either side of a high wall. Person 1 can hear person 2 talking although he cannot see her. Which statement explains this? A. The sound waves have diffracted around the wall. Does everybody know what diffraction is? It's like कि sound जब इस तरीके से फैलता है, यूजुअली ये होता है किसी ओपनिंग के थ्रू। ये ज़रूरी नहीं है कि ओपनिंग भी हो, ठीक है, लेकिन ये डायफ्रैक्शन होती है वेव्स की। ये साउंड वेव्स है या आपकी वाटर में आपकी वेव्स बन रहे हैं, मॉलिक्यूल जिस तरीके की वेव्स की बात की जा रही है। सो दैट इज़ एक्चुअली करेक्ट, ठीक है। लेट्स सी बी. The sound waves have passed unaffected through the wall.
वॉल के थ्रू अनअफेक्टेड कैसे पास होते हैं साउंड वेव्स? दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स ऑब्वियसली वो इफेक्ट होगा, या तो वो रिफ्लेक्शन होगी या तो डायफ्रैक्शन होगी या तो इस तरीके की चीज़ होगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है ना. मीडियम अगर चेंज हो रहा है, यहाँ एयर है, यहाँ पर वॉल है, तो मीडियम चेंज हो रहा है, तो अनअफेक्टेड किस तरीके से पास थ्रू करेगा? तो नहीं हो सकता. द साउंड वेव्स हैव रिफ्लेक्टेड. अगर रिफ्लेक्शन की बात होती ना, तो समझे जैसे यहाँ से वेव आ रही है, ठीक है, और यहाँ से वेव वापस जा रही है. ये इस तरीके से डायफ्रैक्ट तो हो ही नहीं रही, तो ये तो गलत हो जाएगा ना कि रिफ्लेक्शन करके तो वापस उस इंसान को हिट करेगी, तो रिफ्लेक्शन भी नहीं है. द साउंड वेव्स हैव रिफ्रैक्टेड अराउंड द वॉल. रिफ्रैक्शन तब होती है जब मीडियम में डिफरेंस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वेव उसके थ्रू जा रही होती है. जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल लाइट है, उसके ऑल्दो इट्स स्टिल डिबेट विद द लाइट इज अ वेव और इट्स अ पार्टिकल, वो चीज़ें आप बाद में पढ़ेंगे. लेकिन रिफ्रैक्शन हम नहीं सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि रिफ्रैक्शन में ऑब्वियसली कोई चीज़ थ्रू नहीं जा रही. हमें पता है कि साउंड वेव है तो वॉल के ऊपर से और साइड से जाएगा, तो उसमें रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन में हमारे पास आई थिंक डायफ्रैक्शन एक बेटर ऑप्शन है. और इन केस अगर किसी को ये विजुअलाइज नहीं हो रहा, देन आई हैव दिस इमेज हियर, डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स. देयर यू गो. Okay, everybody can see this. Okay, let's go next. Question number 26. We have done this in variant 21, and iska answer has C, if anybody wants to know. Question 27. The diagram shows a magnetized steel rod inside a solenoid connected to a potentiometer. In diagram 1, the potentiometer is connected to a DC power supply. In diagram 2, the potentiometer is connected to an AC power supply. What actions would demagnetize the piece of steel? हमने पहले भी पढ़ा है दूसरे दो वेरिएंट्स में कि जब हम डीमैग्नेटाइजेशन की बात होते हैं, अगर हमारे पास डीसी है तो पहले हम उसको एसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम वोल्टेज को या करंट को बंद कर देते हैं, वोल्टेज को रिड्यूस कर देते हैं. अब क्योंकि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में हमारे पास ये नहीं दिया गया कि हम वोल्टेज को रिड्यूस करें या करंट को रिड्यूस करें, ख़त्म करें, तो हम चूज़ करेंगे कि हम अपना जो ना करंट इस तरीके से चेंज करेंगे, वो इस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर को स्लाइड करेंगे. ठीक है, तो पहले तो डायग्राम 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि डीसी करंट में आप कभी भी डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, हमें एसी करंट चाहिए होता है. और एसी करंट में हम मूव करेंगे S2R. क्यों? अगर S2R मूव करेंगे, अगर समझे R to S मूव किया, इट रियली वोंट हैव अ डिफरेंस, क्योंकि आपका जो नीचे वाला मतलब जो आपका इसमें एक्चुअली लगा हुआ हमारा पीस ऑफ स्टील है, वो किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं हो रहा होगा, बिकॉज वो अभी भी एसी से कनेक्टेड होगा. ठीक है, ये तो वो अभी भी वो अभी भी एसी से कनेक्टेड होगा. और लेकिन जब हम S2R करेंगे ना, तो फिर एक्चुअली इट इज़ गोइंग टू बी करेक्ट, बिकॉज उस तरीके से हमारा एसी की वजह से हमारा डीमैग्नेटाइज होगा. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 28. The diagram shows a positively charged conducting sphere and a wire connected to Earth. What happens when the wire is touched into the sphere? अब हमारे पास जो हमारा स्फीयर है दैट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके, एंड अगर हम उसको अर्थ करेंगे, मतलब हम उसको न्यूट्रलाइज करना चाह रहे हैं, तो होगा क्या? A, electrons flow from the earth to the sphere. B, हमारे पास ऑप्शन आ रहा है electrons flow from the sphere to the earth. C, positive charges flow. इनकरेक्ट. हमें पता है पॉजिटिव चार्जेस फ्लो ही नहीं कर सकते, तो या तो ए है या बी. ठीक है, अब हमें पता है क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर बनेगा ए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द अर्थ टू द स्फीयर. क्वेश्चन नंबर 29. वी हैव डन दिस इन आवर वेरिएंट नंबर 21, सो प्लीज चेक इट आउट. इसका आंसर था सी. नंबर 30. ओके, there is a current of 2 amperes in a resistor of resistance 8. ठीक है, how much power is dissipated in the resistor? अब आपको सोच के फ़ौरन ये आया होगा P is equals to IV, क्योंकि हमें पावर ढूंढनी है. ठीक है, अब हमारे पास वोल्टेज नहीं है, तो वोल्टेज तो हम निकाल सकते हैं किस तरीके से? V is equals to IR. हमें करंट भी दिया हुआ है, हमें रेजिस्टेंस भी दी हुई है, तो ये एक तरीका है पावर निकालने का. ठीक है, बट दूसरे भी तरीके हैं अगर किसी को कोई और तरीका से प्रैक्टिस करना हो. अब मैं कौन सा चूज़ करूँगी? मैं चूज़ करूँगी P is equals to I square R.
ठीक है, हमें पता है P इज इक्वल टू आई वी होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये 3 हमारे पास फॉर्मूला होते हैं पावर के कनेक्टेड टू करंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैं ये वाला चूज़ करूँगी बिकॉज इट्स मोर सिंपल, दो कर उसके करने के बजाय हम एक ही कर रहे हैं। तो करंट है हमारा 2, सो बी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 8, सो आंसर आ रहा है 32 watts, which is D. Now if anybody wants to take a break, you can pause, take a break and come back. Okay, question number 31. The lamps, the diodes and the batteries in the circuits are identical. In which circuit does the ammeter give the greatest reading? ठीक है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कौन से वाले सब में बैटरीज जो हमारे पास बल्ब्स हैं सबकी रेजिस्टेंस सेम है, सब में बैटरीज की वोल्टेज भी सेम है, तो हमें देखना है कि किस में करंट सबसे हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि एमीटर की रीडिंग सबसे हाईएस्ट है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं A B C D, उन सब में एक चीज़ हम नोटिस करेंगे, लैम्प्स जो है ना वो पैरेलल में, लैम्प्स पैरेलल में, तो मतलब लैम्प्स का करंट डिफरेंट होगा लेकिन सेम वोल्टेज होगा, वोल्टेज कांस्टेंट होगा, राइट सब में। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम डायरेक्टली करंट और रेजिस्टेंस को हम पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब वोल्टेज कांस्टेंट है ना, तो करंट और रेजिस्टेंस का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। तो जैसे करंट मैक्सिमम हो ना, उसमें ये होना चाहिए कि रेजिस्टेंस मिनिमम हो। तो अब हमारा पूरा पॉइंट ये है कि हमें ऐसा ढूंढना है जिसमें रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम हो। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट। रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम जिस भी सर्किट में होगी हम वही सर्किट चूज करेंगे। ठीक है, we just get rid of this. Okay, so let's start off with A. ठीक है, अब A में क्या है? हमारे पास डायोड्स भी हैं, किसी ने देखा है ये डायोड्स भी हैं। पहले तो हम देखते हैं डायोड्स यहाँ से हमारा करंट स्टार्ट होता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से करंट आ रहा है, यस करंट कैन गो थ्रू दिस, फॉरवर्ड बायस है, तो पूरे हमारे सर्किट में करंट एक्चुअली रन कर रहा है। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट बिकॉज दोनों डायोड्स यहाँ पर फॉरवर्ड बायस है। अब ये बात सबको पता है कि जब हम रेजिस्टेंस इन सीरीज़ की बात करते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, हम करते हैं R1 प्लस RN। ठीक है, लेकिन जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंस की बात करते हैं हमें पता है 1/R1 प्लस 1/RN। तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं लेकिन 1/R से एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस क्या हो गई? रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई। लेट्स लुक एट बी। ठीक है, बी में यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट जाएगा नहीं, क्योंकि डिरॉस बायस्ड है। तो क्या होगा? यहाँ से करंट नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको स्किप करके यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से करंट जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक लैम्प है। ये बात सबको पता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके से करूँ, ठीक है, मेरे पास समझे 2 रजिस्टर हों, ठीक है, दोनों रजिस्टर्स हों 2 ओम के, 2 ओम एंड 2 ohms। ठीक है, अब अगर मैं ये रेजिस्टर सीरीज में, तो मेरे पास टोटल कितनी रेजिस्टेंस होगी? 4 ohm, बिकॉज इस तरीके से ना आपको पता है प्लस करने हैं 2 + 2। अगर हमारे पास ये पैरेलल में, तो हम करेंगे 1/2 प्लस 1/2। आंसर आ रहा है 2/2, तो आंसर आ रहा है 1 ohm। ये पैरेलल, ये है सीरीज में, ये है पैरेलल में। तो हमें नज़र आ रहा है साफ साफ कि कितना बड़ा डिफरेंस है। सीरीज में 4 ohm है टोटल रेजिस्टेंस, पैरेलल में 1 ohm है। तो हमें ये समझ आ रहा है बी में कि अगर दोनों समझे 2 ohms के होते हैं लैम्प्स, फॉर एग्जांपल 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? 2 ohm, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक लैम्प है। यहाँ पर टोटल ए पे टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? 1 ohm, 1 ohm ओनली, क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल में। तो ऑब्वियसली हमें समझ आ रहा है कि ए की रेजिस्टेंस अगर बी से कम है तो ए का करंट बी से हायर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पर करंट क्या होगा? हायर करंट। ठीक है, अब सी को देख लें, यहाँ पर बी में होगा लोअर करंट। अभी तक तो हमें ए नज़र आ रहा है, लेट्स गो टू सी। ठीक है, सी में क्या है? यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ पर नहीं जाएगा नीचे, लेकिन यहाँ जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास 2 ohm ही आ रहा है क्योंकि एक लैम्प यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर भी हाई करंट होगा एज कम्पेयर टू ए।
डी में तो पूरे उसमें जा ही नहीं रहा, लिटरली कहीं पे भी नहीं जा रहा करंट, क्योंकि क्या है, आते ही यहाँ पर रिवर्स बायस्ड है, तो डी तो पूरा ही नहीं चलेगा, एक भी लैम्प नहीं चलेगी, ज़ीरो रेजिस्टेंस तो कुछ भी नहीं, ज़ीरो करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, ज़ीरो एवरीथिंग। तो आंसर 31 का होगा ए। ओके 32 टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ पावर सप्लाई। सीरीज अभी हमने बात की थी, सीरीज की बात होती है तो जैसे यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टर है, ये क्या है तो फ्लैग बन गया, सॉरी, यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टर है, यहाँ पर एक और रेजिस्टर है सीरीज़ में। सीरीज़ में हमेशा क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड होता है लेकिन करंट सबका कांस्टेंट होता है, मतलब सबका सेम करंट होता है। लेकिन अगर पैरेलल की बात होती है तो करंट डिवाइडेड होता है बिटवीन रेजिस्टर्स और वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। तो जो हमारा करंट कांस्टेंट रहता है सबका, ये ठीक है। तो 32 व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द सर्किट इज करेक्ट? ए, द करंट फ्रॉम द सप्लाई इज ग्रेटर देन द करंट इन ईच रेजिस्टर। गलत, हम अभी बोला था सप्लाई का करंट इक्वल होता है हमारे दोनों रेजिस्टर्स के। द करंट ऑफ द सप्लाई इज इक्वल टू द करंट इन ईच रेजिस्टर, दैट इज करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सप्लाई है हमारी 10 एम्पियर्स की, तो दोनों रेजिस्टर्स 10 एम्पियर्स ले रहे होंगे सीरीज में, तो आंसर 32 का होगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, ये हमारे पास आ गए हैं लॉजिक गेट्स, ठीक है। लॉजिक गेट्स, which two logic gates each have a high output when the inputs are high? मतलब बेसिकली हमसे यही पूछ रहा है कि कौन से लॉजिक गेट्स में जब हमारे पास इनपुट होता है 1 का तो आउटपुट भी होता है 1 का, ठीक है। अब ये तो हमें पता है कि ये और गेट तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसमें ऑब्वियसली 0 होता है तो 1 होता है, 1 होता है तो 0 होता है, तो इट्स नॉट एन और गेट, आई मीन सॉरी नॉट ए नॉट गेट। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस में नॉट गेट दिया हुआ भी नहीं है। अब बात आ रही है एंड, एन एंड और एन नॉट, है ना। तो पहले हम एंड गेट का देखते हैं। एंड गेट का हमें पता है कि इनपुट अगर 0 0 हो, पहले हम एंड लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम एंड लिख देते हैं, एंड, ठीक है। एंड करते हैं फिर और करते हैं, ठीक है। एंड का हमें पता है कि अगर 0 0 इनपुट हो तो आउटपुट होता है 0, अगर 1 0 हो तो आउटपुट होता है 0, अगर 1 1 हो तो आउटपुट होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर है हमें इनपुट भी 1 होना चाहिए, आउटपुट भी 1, तो हम एंड को टिक कर देते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है और की, ठीक है। और में है 0 0 में आता है 0, 0 1 में आता है 1, 1 1 में आता है 1, तो यहाँ पर भी इस तरीके से। लेकिन जब एन एंड और एन और की बात हो रही है तो दोनों में 1 1 में हमारे पास 0 मिलता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर इसका होगा 33 का ए। ओके, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट। 33. The diagram shows a series of logic gates and parts of its corresponding truth table. What are the missing values in row 2 of the truth table? ठीक है, पहले तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा लॉजिक गेट है। यहाँ पर हमारे पास एंड है, यहाँ पर हमारे पास एन एंड है, and people have different pronunciations but I just call it an and यहाँ पर हमारे पास और है, ठीक है। एंड अब जो आप ये देखें जो और एंड ना, इनका जो इनपुट ए है, एक मिनट, इनपुट ए है, दोनों का सेम है। यहाँ पर भी इनपुट ए है क्योंकि यहाँ कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर वायर, तो दोनों का इनपुट ए है, ए सेम है दोनों का, और दोनों का इनपुट जो बी है ना वो भी सेम है। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस करेंगे, दोनों का इनपुट ए इनपुट बी दोनों का सेम है, और जो इन दोनों के आउटपुट हैं आर एस, वो हमारे टी के इनपुट ए बी है। तो हमें देखना है कि रो 2 में कौन सी वैल्यूज़ मिसिंग है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये आर वाली, ठीक है। आर, अगर पी और क्यू 0 और 1 हो तो आर क्या होगा, ये हमें पता है क्योंकि ये एंड गेट है, तो इसके आउटपुट में 1 होने के लिए दोनों इनपुट्स 1 होने चाहिए, लेकिन इसका एक इनपुट 0 है और एक इनपुट 1 है, तो आंसर होगा 0। एस, एस है हमारे और गेट का आउटपुट। अगर इसके इनपुट पे एक 0 है एक 1 है तो आउटपुट पे क्या होगा, क्योंकि ये और गेट है तो आउटपुट पे 1 होगा। और गेट में आपको एटलीस्ट एक 1 इनपुट की ज़रूरत होती है ताकि आउटपुट में 1 हो, ठीक है। फिर हमारे पास है टी, अगर क्योंकि अब टी का हमें पता है कि इसके टी के दोनों एन एंड गेट के दोनों इनपुट्स ये हैं 0 और 1, तो अगर पहले हम जब भी एन एंड की बात कर रहे होते हैं या एन और की बात कर रहे होते हैं तो पहले हम सोचते हैं
एंड का या और का। तो एंड गेट का सोचें, अगर उसके इनपुट 0 और 1 हो तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा 0, क्योंकि एंड गेट है। लेकिन क्योंकि एन एंड गेट है तो एंड गेट का ऑपोजिट होगा, इस वजह से आउटपुट होगा 1। तो आंसर 34 का होगा बी, 0.11। Okay, let's move on to the next question. Question number 35. The graphs show how the current in 3 circuits vary with time. ये 3 हमारे पास सर्किट्स हैं, उन तीनों सर्किट्स की करंट दिखाए हुए हमें. In which circuits is there direct current? तो पहले हम सर्किट 1 पे आते हैं. ये करंट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? करंट डायरेक्ट है कि ऑल्टरनेटिंग? एवरीबडी नोज कि डायरेक्ट करंट में हमारे पास पोलैरिटी चेंज नहीं होती, मतलब कि करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती. करंट या तो फिर पॉजिटिव होता है या तो फिर नेगेटिव होता है, हाँ कि नहीं. लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में पोलैरिटी सेम होती है इसमें, और इसमें पोलैरिटी चेंजेस. देयरफॉर पोलैरिटी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव. ठीक है, तो पहले हम सर्किट 1 में देखते हैं. यहाँ पर पोलैरिटी क्या है? पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही. देखिए करंट चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन पोलैरिटी सिर्फ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में नहीं आ रहा. तो ये क्या होगा? सर्किट 1 होगा डायरेक्ट करंट. सर्किट 2 यहाँ पर देखें, यहाँ पर पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी करंट आ रहा है. समझ आ रही है आपको? तो ये होगा ऑल्टरनेटिंग करंट. और ये वाला तो सीधा सिर्फ एक ही है, ये करंट चेंज ही नहीं हो रहा, ये है एक ही वैल्यू का करंट. ठीक है, और ये डायरेक्ट करंट है क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं जा रहा. तो ये भी है डायरेक्ट करंट. तो आंसर होगा 1 and 3, which is B for 35. Number 36. The coil of a simple AC generator rotates steadily in uniform magnetic field. The diagram shows the position of the coil at time t is equals to 0. Which graph shows the output voltage for 1 revolution of the coil? ठीक है, अब सबको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है. कॉइल रोटेट हो रहा है और यहाँ पर करंट इंड्यूस हो रहा है. ठीक है, करंट या वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है. तो हम लिख देते हैं करंट या वोल्टेज इंड्यूस्ड. जब भी हम इंड्यूस करंट की बात कर रहे होते हैं उसमें हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं, राइट हैंड रूल. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमारा थंब विच इज़ जो आप मूव, हमारे थंब की डायरेक्शन होती है कि आप इसको मूव किस तरफ कर रहे हो. ठीक है, और जो हमारा इंडेक्स फिंगर होता है वो डायरेक्ट कर रहा होता है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन डायरेक्ट कर रहा होता है. अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. करंट किस तरीके से इंड्यूस हो रहा है वो हमें नज़र आ रहा है. वो यूजुअली इनटू द पेज होता है या आउट ऑफ. तो या तो इस तरह होता है करंट, या तो फिर इस तरीके से होता है. ठीक है, अब आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि करंट इस तरीके से है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से. तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी परपेंडिकुलर है. समझ आ रही है? करंट यूँ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यूँ आ रही है, करंट मैग्नेटिक फील्ड. तो ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर है. अब हमें देखना है कि फोर्स भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए. मतलब जो हम मूव कर रहे हैं हमारी प्लेट को, हमारे कॉइल को, वो मूवमेंट हमारे करंट की डायरेक्शन से भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए और हमारी मैग्नेटिक फील्ड के भी. अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ इमेजिन करते हैं कि यहाँ ऊपर की साइड पे करंट इनटू द पेज है और यहाँ पर आउट ऑफ द पेज. ठीक है, अब हमारी मूवमेंट इस वक्त टाइम इज इक्वल्स टू 0. हमारी मूवमेंट कहाँ है? हमारी मूवमेंट हो रही है इस तरफ. अब एक बात बताएं, ये मूवमेंट की डायरेक्शन, इज दिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड? नो, इट्स नॉट. यहाँ हमारी मूवमेंट है, ठीक है, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है. दोनों क्या है? दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं. सो इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा? नहीं प्रोड्यूस होगा. क्यों नहीं प्रोड्यूस होगा? क्योंकि दोनों पैरेलल नहीं, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, दोनों परपेंडिकुलर नहीं है. यहाँ पर बेशक सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपके कॉइल के थ्रू जा रही होगी, लेकिन यहाँ पर ईएमएफ ही प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड कट ही नहीं करी, पर वो परपेंडिकुलर है ही नहीं हमारी मूवमेंट से. तो यहाँ पर करंट इंड्यूस ही नहीं होगा, करंट यहाँ पर इंड्यूस नहीं होगा. टाइम इज इक्वल टू 0. तो हम A, B
सी और डी में देखते हैं कहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 0 पे 0 करंट है, यहाँ पर है, यहाँ पर तो मैक्सिमम करंट है, तो बी नहीं हो सकता, सी पे भी है और डी पे भी है। लेकिन आपको पता है कि जैसे हमारे पास करंट इंड्यूस हो रहा होता है इस तरीके के करंट इंडक्शन के थ्रू, तो ये हमेशा हमारे पास एसी करंट प्रोड्यूस होता है, हमेशा एसी करंट प्रोड्यूस होता है। और ये जो हमारे पास बी और सी है ये एसी करंट है नहीं, दोनों में एसी करंट नहीं है, क्योंकि दोनों में ये सिर्फ पॉजिटिव पोलैरिटी है, यहाँ पर भी पॉजिटिव पोलैरिटी है, नेगेटिव में हमारे पास करंट है ही नहीं। तो आंसर क्या बनेगा, हमारे पास आंसर बनेगा ए। ओके, question number 37. What occurs during nuclear fusion? अब nuclear fusion में क्या होता है, दो smaller nuclei convert करके बनाते हैं one larger nuclei और इसमें energy release होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, B. Two lighter atomic nuclei join together and and emit energy. So आंसर 37 का होगा क्या, A। अब ये एनर्जी इमिट क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा फाइनल लार्ज न्यूक्लियाई होता है ना, उसका टोटल मास हमारे दोनों छोटे न्यूक्लियाई से क्या होता है, कम होता है। तो जो वो एक्स्ट्रा मास होता है ना, एक्स्ट्रा मास वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से एनर्जी इमिट होती है। नंबर 38, ये वाला क्वेश्चन, हाँ इसका आंसर डी था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ये हमने वेरिएंट 21 में किया हुआ था, सो चेक दैट आउट, एज वेल एज 39 एंड 40 ये भी हमने उसमें किए हुए थे वेरिएंट 21 में। सो प्लीज़ चेक दैट पेपर आउट एज वेल बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से करे गए हैं। And thank you all so much for joining us today. I hope you all enjoyed our lecture. If anybody has any queries, please mention down in the comments, and Allah Hafiz.